हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जिन्हें समझने के बाद आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला चतुर्भुज है यह है समलम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM। ये इसकी स्पेलिंग है ट्रेपेजियम, समलम। ठीक है, समलम किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, अब ये समझिए। समलम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो समलम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म यानी कि एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है। तो देखो भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसलिए ये सभी क्या है, समलम है। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुज को भी हम समलम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें भुजा का एक युग्म समांतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें दोनों ही युग्म समांतर होते हैं, लेकिन हमें तो समलम के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक युग्म समांतर चाहिए, जो कि इसमें हमें मिल जाता है। तो इसलिए इसको समलम की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, अब कुछ ये आकृति देख लीजिए, ये जो समलम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका भुजा का युग्म है, कोई भी समांतर नहीं दिख रहा है इसके अंदर। यहाँ पर ये समांतर है, लेकिन यहाँ पर भुजाएं ज़्यादा हो गई है। देखो कितनी भुजाएं, हमें 4 भुजा चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5 भुजा हो गई, जबकि समलम 4 भुजा वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में जो है समांतर तो है एक युग्म, लेकिन भुजाएं 4 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 5 है, इसलिए ये समलम नहीं है। यहाँ पर 4 भुजाएं, लेकिन ये समलम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी जो भुजाओं का युग्म है वो समांतर नहीं है, ऐसे इसमें। ठीक है, तो ये समलम नहीं है। तो ये तो था समलम के बारे में। कुछ आकृति हैं जो समलम है, कुछ आकृति यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समलम नहीं है, इनको आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है पतंग। पतंग को जैसा कि आप जानते हैं काइट कहते हैं इंग्लिश में, KIT, काइट। काइट ये नाम इसीलिए है क्योंकि इसकी जो आकृति है, जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, उसके जैसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम काइट है। अब काइट ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये देखिए ध्यान से। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है, ये एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ AB बराबर AD और BC बराबर CD। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये आकृति है, यहाँ पर ये बराबर के निशान दिखा रखे हैं ना, जैसे ये एक निशान है और एक ये, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। यहाँ पर डबल निशान है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो पतंग एक इस प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें जो एक साथ जुड़ी हुई भुजाएं हैं, इनको हम जो है आसन भुजाएं कहते हैं। तो आसन भुजाएं का जो युग्म है वो बराबर होता है। जैसे कि ये देखिए जुड़ी हुई है एक दूसरे से, आसन भुजा है, तो ये बराबर होंगी, और ये वाली आसन भुजाएं ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक एक युग्म जो है आसन भुजाओं का बराबर होता है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये बराबर हैं, और ये वाली आपस में ये बराबर है। तो इस तरीके की आकृतियाँ पतंग कहलाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बराबर है, और ये वाली आसन भुजाएं आपस में ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये जो आकृतियाँ हैं ये है पतंग। ठीक, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो वर्ग है, वर्ग भी एक प्रकार का पतंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है आसन भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ये आपस में बराबर होंगी, तो वर्ग भी एक प्रकार का पतंग है। अब कुछ आकृतियाँ देखते हैं जो पतंग नहीं है, जैसे कि ये देखिए, इसमें ये आसन भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इसमें 4 भुजा होनी चाहिए थी, बीच में एक भुजा एक्स्ट्रा और आ गई, इसने काम गड़बड़ कर दिया। ये तो पतंग है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये आसन भुजा है ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी, फिर ऐसे ही ये बराबर होती, ऐसे इसमें नहीं है। यही काम इसमें, ये दोनों तो भुजाएं बराबर है, लेकिन ये वाली भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये पतंग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है पतंग आकृतियाँ किस तरीके की होती हैं, किस प्रकार के चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। ध्यान से देख करके ही आप समझ सकते हो, और किस प्रकार की आकृतियाँ पतंग नहीं है। वर्ग भी एक प्रकार की पतंग है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रकार देखते हैं चतुर्भुज का। अगला प्रकार है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्भुज है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने इसके अलग से नोट बनाए हैं।
वो नोट से मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। ये देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इसकी आकृति है, इस प्रकार का ये दिखता है क्योंकि इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर जो भुजाएं होती हैं आमने सामने वाली, ये देखिए समांतर होती है। जैसे ये जा रही है ऐसे ही ये जा रही है, जैसे ये जा रही है ऐसे ही ये जा रही है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो ये भुजाएं होती हैं आमने सामने वाली, इनको हम बोलते हैं सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है सम्मुख भुजाएं, यानी कि ऑपोजिट साइड्स, इंग्लिश में इनको ऑपोजिट साइड बोलते हैं। तो सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है इसमें? ए बी के सामने सी डी या डी सी। तो देखिए ए बी और डी सी ये सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि इनकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी और डी सी बराबर होते हैं, ठीक है। फिर ए डी और बी सी ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, ए डी और बी सी, और ये भी बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं एक समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। समांतर के लिए आप ऐसे दर्शा सकते हो, जैसे कि ए बी भुजा है और ये डी सी है, समांतर है, तो ऐसे लिख सकते हो ए बी समांतर डी सी। ये समांतर का निशान होता है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो। ये रेखाखंड को दर्शाने के लिए ऊपर एक हम लाइन खींच देते हैं कि ये ए बी एक रेखाखंड है और डी सी एक रेखाखंड है। अब समझते हैं इसका सेकंड पॉइंट है सम्मुख कोण, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर कोण ए और यहाँ पर कोण सी, तो ए और सी सम्मुख कोण हो गए। समांतर चतुर्भुज के अंदर जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही डी और बी ये भी सम्मुख कोण हो गए और ये भी बराबर होंगे, ठीक। एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है, जो सम्मुख कोण है उनको अगर आप जोड़ोगे, उनका आप योग करोगे तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो कोणों का योग है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो संपूरक होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आसन्न भुजाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। आसन्न भुजाओं का मतलब इस तरीके की भुजाएं, देखिए ध्यान से। जैसे ये हो गई यहाँ पर ए बी और बी सी, ये आसन्न भुजाएं हैं जो साथ में चिपकी हुई है, एक साथ है बिल्कुल। ऐसे ही ए बी और ए डी ये भी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही सी डी और बी सी ये भी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही डी ए या ए बी ये भी आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो जो साथ में हैं वो सभी आसन्न भुजाएं हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब आसन्न भुजाएं हैं। फोर्थ पॉइंट में फिर आता है आसन्न कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोण देखिए क्या होता है। ये देखिए जैसे कि एक भुजा है, इस भुजा पर ये दो कोण बने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे ही एक ये भुजा हो गई, इस पर दो कोण बने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये आपस में आसन्न हो जाएंगे। ऐसे ही ये है, ये कोण है, ये आसन्न कोण है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये आसन्न कोण हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इन कोणों को आसन्न कोण बोलते हैं जो एक ही रेखाखंड पर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ये हो जाएंगे आपस में, ये वाला और ये वाला ऐसे इधर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आसन्न कोण हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कौन कौन से आसन्न कोण हैं। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। हम इनको संपूरक भी कह सकते हैं कि आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ खास बातें लिख भी दी है। पहला जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टार करके मैंने लिखा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ में संपूरक होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोणों का योग है उनको आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योग है उनका योग भी 180 डिग्री होता है, मतलब ये भी संपूरक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इन्हीं के आधार पर प्रश्नावली हम हल करेंगे। अब इसका बस फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, विकर्ण डायगोनल्स। विकर्ण मतलब ये देखिए विकर्ण होते हैं, आपको पता ही है। देखो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित का मतलब जैसे हमने विकर्ण बना दिए, इसमें ये विकर्ण खींचा और ये विकर्ण खींचा, ये आपस में कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि
जब ये विकर्ण आपस में कट करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो हिस्सा है देखो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर का हिस्सा बराबर, ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आपस में समद्विभाजित करना। यानी कि जो ये OD है, ठीक है, OD किसके बराबर हो जाएगा, OB के। ये देखिए ऐसे जो OA है ये OC के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब प्रश्नावली आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे और समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है और कुछ यहाँ पर कथन है, इनको हमें पूरा करना है। जो अभी हमने गुण सीखे हैं ना, परिभाषा या प्रयोग सीखे हैं, उनके आधार पे इनको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। ये देखिए, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें दे दिया है AD इक्वल, यानी AD बराबर है, किसके बराबर होगा AD, पहले आप आकृति में देखिए कि ये रहा AD, तो AD किसके बराबर होगा, इसके सम्मुख भुजा BC के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये हमने पढ़ा था अभी, है ना। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब सेकंड देखिए, कोण DCB, यानी कि ये वाला जो कोण है यहाँ पर, कौन से वाला कोण, ये वाला DCB ये कोण, ये वाला कोण किसके बराबर है, बराबर बोल रखा है, किसके बराबर होगा, देखो इसके सामने जो कोण है इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सामने कोण क्या दिख रहा है आपको, ये, तो इस कोण का आप क्या नाम दोगे, DAB, है ना। तो देखिए सेकंड वाले पॉइंट में कोण DCB बराबर कोण DAB, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन में अगर ये कोण दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाले कोण के, इसके। ठीक है, ये कोण था DCB, तो ये वाला क्या हो गया, DAB। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट में देखिए OC बराबर, OC आप देखिए क्या है, ये रहा OC इसका विकर्ण है। अब हमने ये भी पढ़ा था, जो ये विकर्ण आधा है, इतना ही विकर्ण इधर होता है, क्योंकि ये विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो जितना OC है उतना ही OA होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिख दी, देखो थर्ड पॉइंट में OC बराबर OA, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, M कोण DAB, M का मतलब होता है यहाँ पे मेज़रमेंट, यानी कोण DAB की माप प्लस कोण CDA की माप। तो दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये पूछ लिया। तो देखते हैं पहले DAB कोण कहाँ पर है, कोण DAB, ये देखिए ये रहा कोण DAB, और ये है कोण CDA, यानी कि ये वाला, यानी कि हमें क्या बोल दिया, एक तो ये कोण और एक ये कोण। ये दोनों कोण कैसे हैं, आसन कोण है, और आसन कोणों की माप का योग हमें पता ही है। देखो आसन कोणों को ही जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब कि वे संपूरक होते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिया, देखो फोर्थ पॉइंट में, कि दोनों कोणों को जोड़ा तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं। तो चाहे हम ये दो कोण लें, इनका भी योग 180 डिग्री आएगा, चाहे हम ये दो कोण लें, इनका भी योग 180 डिग्री आएगा, चाहे ये दो कोण ले, इनका योग भी 180 डिग्री, और चाहे इन दोनों कोणों को ले, इनका योग भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो अगली वीडियो है उसमें हम इसके बाकी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, r.k.bhuiyar नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर जा कर के आप मुझको फॉलो कर सकते हो। और जो आपको मुझसे पूछना होगा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी करेंगे इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।